नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की या फिर डोट्स थेरेपी की। आखिर क्या होती है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या फिर डोट्स थेरेपी। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है एंटी, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंटी। एंटी का मतलब होता है दोस्तों अगेंस्ट, अगेंस्ट। और ट्यूबरकुलर जो है इसका मतलब है टीबी। जो ट्यूबरकुलर है इसका मतलब होता है टीबी, यानी वो थेरेपी या वो ड्रग्स जो किसके अगेंस्ट दी जाएगी, टीबी के अगेंस्ट। वो ड्रग्स या वो थेरेपी जो किसके अगेंस्ट दी जाती है, टीबी के अगेंस्ट। तो व्हाट यू मीन बाय एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या फिर डोट्स थेरेपी, कि वो ड्रग्स या वो थेरेपी जो हम किसके अगेंस्ट काम में लेते हैं, टीबी के अगेंस्ट हम काम में लेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें टीबी की, क्योंकि हम टीबी के खिलाफ दवाई देने वाले हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टीबी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। तो व्हाट इज द ट्यूबरकुलोसिस? इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई। दोस्तों हम टीबी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है दोस्तों, वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया भी कौन सा, तो बेसिलाई। ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और आप सभी को पता होगा कि जो बेसिलाई होते हैं दोस्तों, उनकी शेप होती है रोड शेप। इनकी शेप कैसी होती है, रोड शेप की। ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका पॉजिटिव एजेंट तो क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो किस तरीके का बैक्टीरिया है, तो हम बोलेंगे सर ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। और बेसिलाई जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, रोड शेप के। और यदि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के बारे में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के बारे में, तो दोस्तों ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। कैसे बेसिलाई होंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई होंगे। एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब होता है दोस्तों कि वो बैक्टीरियाज जिनकी सेल वॉल पे माइकोलिक एसिड पाया जाता है, वो बैक्टीरियाज जिनकी सेल वॉल पे क्या पाया जाएगा, माइकोलिक एसिड पाया जाता है, माइकोलिक एसिड। तो ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई है। क्यों है एसिड फास्ट बेसिलाई, क्योंकि इनकी सेल वॉल पे क्या पाया जाता है, माइकोलिक एसिड। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम स्टेन करने के लिए कौन से स्टेनिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, तो हम बोलते हैं सर जेल नेल्सन स्टेनिंग। जेल नेल्सन स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टेन करने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो जेल नेल्सन स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हम सबको पता है कि जो टीबी होती है उसके लिए हम वैक्सीन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, तो टीबी के लिए हम जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उसका क्या नाम है, BCG। और BCG के बारे में हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो BCG वैक्सीन होती है वो 8 बर्थ लगाई जाती है 0.05 ml। और इसका जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल रूट है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे BCG के बारे में। तो मैंने आपको अभी तक कितना बता दिया है, मैंने आपको कहा कि जो टीबी होती है उसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है दोस्तों वो है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो कैसी है, रोड शेप की। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई। क्यों बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, क्योंकि इनकी सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड। इनकी सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट रहता है, माइकोलिक एसिड। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को स्टेन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जवाब होगा सर जेल नेल्सन स्टेनिंग। ठीक है। और टीबी के लिए हम कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, BCG वैक्सीन।
और हर साल टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है दोस्तों हर साल 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी जो है, वर्ल्ड टीबी डे हर साल को कब मनाया जाता है? तो आंसर देना है दोस्तों 24 मार्च। अच्छा, मैं आपको बताऊं जो टीबी होती है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। हम सिर्फ सुपरफिशियली इनके बारे में जानेंगे कि टीबी के कौन कौन से टाइप होते हैं। आप सबको पता होगा दोस्तों, एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसका एक टाइप होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है कि टीबी जो है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है कि जो टीबी होगी वो किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को, ठीक है। एंड एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और इसका मतलब होता है कि जो टीबी है वो अदर देन लंग्स होती है। मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है? लंग्स अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। जैसे हमारी बोन्स है, बोन्स हो गई है, हमारे लिम्फ है, या जो हमारा मेनिंजेस है, इन सब को अफेक्ट करती है। क्लियर है सभी को? तो मैंने आपको अभी दो टाइप्स बताए हैं। एक में बताया मैंने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसका मतलब है कि जो टीबी है वो किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को। दूसरा मैंने बताया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके अंदर मैंने कहा कि जो टीबी होगी वो अदर देन लंग्स होगी। इसके अंदर जो लंग्स है वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो फिर क्या अफेक्ट होंगे? बोन्स है, लिम्फ है, या हमारे जो ब्रेन में मेनिंजेस है वो इसके अंदर अफेक्ट रहने वाले हैं। एंड एक के अलावा इसका एक टाइप होता है मिलियरी टीबी, ठीक है। एक टाइप होता है दोस्तों मिलियरी टीबी। इस टाइप के अंदर क्या होता है? जो टीबी है हमारी वो ब्लड के द्वारा स्प्रेड होती है। वो ब्लड के द्वारा स्प्रेड होगी, फैलती है। और कहाँ फैलती है? तो मल्टीपल ऑर्गन्स में, मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। तो मिलियरी टीबी का मतलब है कि जो टीबी है वो हमारे ब्लड से मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड होने वाली है, फैलने वाली है। क्लियर है सभी को? तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे टीबी के 3 टाइप्स बताए। पहला मैंने कहा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब है कि टीबी जो है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। सेकेंड है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी अदर देन लंग्स, जिसके अंदर लंग्स अफेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं फिर अफेक्ट? तो हमने आंसर दिया सर बोन्स, लिम्फ, या हमारे मेनिंजेस। तीसरा टाइप मैंने बताया आपको मिलियरी टीबी। इसके अंदर क्या होता है? जो टीबी है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाली है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि टीबी के अंदर मोस्ट कॉमन बोन कौन सी अफेक्ट होती है? मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड इन टीबी, मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड इन टीबी, तो कौन सी बोन अफेक्टेड होती है दोस्तों? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड इन टीबी, तो हमें जवाब देना है सर स्पाइन। स्पाइन इज द मोस्ट कॉमन बोन अफेक्ट इन टीबी, या फिर इसको अपन बोलते हैं पोर्स स्पाइन, पोर्स स्पाइन। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा बोन जो अफेक्ट होगी वो कौन सी है? स्पाइन। इसके अलावा एक सवाल आता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन जीआईटी, कि जीआईटी के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो हमें जवाब देना है दोस्तों इलियम। हमें जवाब देना है दोस्तों इलियम। मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन जीआईटी, तो जीआईटी के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है? इलियम। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन टीबी, कि टीबी के अंदर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? तो हमें आंसर देना है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल के अंदर टीबी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन है। और जब फीमेल को जेनाइटल ट्रैक्ट में टीबी होती है तो उसके बाद में फीमेल की जो कंप्लेंट होती है, यानी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बाय फीमेल, तो आंसर हमें देना होता है दोस्तों इनफर्टिलिटी, ठीक है।
और इसके अलावा मैं आपको एक सवाल और बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डेंजर, व्हाट इज द डेंजरस टीबी, व्हाट इज द डेंजरस टीबी। तो कौन सी टीबी है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो हमें आंसर देना है मेनिंजियल टीबी, मेनिंजियल टीबी। यदि एक बार टीबी हमारे मेनिंजिस को हो जाती है तो उसके बाद में हम क्या जवाब देते हैं कि इट इज़ द वेरी डेंजरस टीबी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी का मतलब होता है दोस्तों कि वो थेरेपी या वो ड्रग्स जो टीबी के अगेंस्ट काम में ली जाएगी। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत टीबी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द टीबी। तो मैंने आपको कहा दोस्तों कि टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, दिस इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज ए ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और जो बेसिलाई होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, रोड शेप के, ये रोड शेप के बैक्टीरियाज हैं। उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होते हैं दोस्तों वो है एसिड फास्ट बेसिलाई। कैसे होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन बैक्टीरियाज की सेल वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, माइकोलिक एसिड, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को स्टेन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो जेल नेल्सन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा टीबी के लिए हम कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी को पता है, बीसीजी वैक्सीन। और 8 बर्थ हम डोज कितने लगाते हैं, 0.05 ml, और इसका रूट क्या होता है, इंट्राडर्मल। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। फिर मैंने आपको इसके टाइप्स बताए। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है जिसमें टीबी जो है हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। सेकंड है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें जो टीबी होगी वो अदर देन लंग्स होने वाली है और किस किस को अफेक्ट करती है, हमारे बोन्स को, लिम्फ को एंड मेनिंजेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मिलियरी टीबी। इसके अंदर जो टीबी है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाली है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज बताए कि मोस्ट कॉमन बोन अफेक्टेड इन टीबी, टीबी के अंदर वो कौन सी बोन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो हमें आंसर देना होता है दोस्तों स्पाइन या फिर पोर्स स्पाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन जीआईटी, जीआईटी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो हमें आंसर देना होता है दोस्तों इलियम। एंड उसके बाद में क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन फीमेल इन जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यदि टीबी हो जाती है तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो आंसर देना है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब। और यदि फेलोपियन ट्यूब में टीबी हो गई तो फीमेल मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या होगी फीमेल की, तो आंसर देना होता है दोस्तों हमें इनफर्टिलिटी। उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और बताया कि कौन सी टीबी या टीबी का कौन सा टाइप होगा जो मोस्ट डेंजरस होगा, मोस्ट डेंजरस होगा, तो आंसर देना होता है दोस्तों हमें मेनिंजियल टीबी। तो ये हमने कुछ टीबी के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि हम यहाँ पे टीबी की ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले, तो उससे पहले मैंने आपको टीबी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो हम टीबी के अंदर एक टेस्ट डायग्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस। तो हम इसका आंसर देते हैं मोन्टो टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। टीबी के अंदर जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है, मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है दोस्तों, वो कौन सा है, मोन्टो टेस्ट। और मोन्टो टेस्ट हम कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम 0.1 ml पीपीडी लेते हैं। पीपीडी का मतलब होता है दोस्तों प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पीपीडी का मतलब होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो 0.1 ml हम पीपीडी लेते हैं यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, ठीक है, इंट्राडर्मली। और इसके लिए हम जो सिरिंज काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे, ओमेगा सिरिंज, ओमेगा सिरिंज या ट्यूबरकुलर सिरिंज, ठीक है। और इसका गोज कितना होता है, 26 गोज, इसकी साइज होती है 26 गोज की। क्लियर है सभी को। तो टीबी के लिए जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होगा दोस्तों वो कौन सा है, मोन्टो टेस्ट। और इसका जो टीबी का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है
कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर टीबी, तो वो कौन सा होगा? तो आंसर देना होता है सर स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर, या फिर हम दे सकते हैं स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन। तो ये इसके कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होते हैं। या तो आप जवाब दे सकते हो स्पुटम कल्चर या फिर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन। तो ये हमने कुछ बेसिक सा टीबी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं टीबी की ड्रग्स के बारे में, यानी एटीटी ड्रग्स के बारे में, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या फिर डोट्स थेरेपी। तो दोस्तों एटीटी जो ड्रग्स होती है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होती है दोस्तों सेकंड लाइन ड्रग। जो एटीटी ड्रग है दोस्तों एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, वो दो टाइप्स की होती है। पहली है फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड है सेकंड लाइन ड्रग। सामान्यतः जो ड्रग्स इस्तेमाल करी जाती है वो है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज या मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस साइड इफ़ेक्ट। जो फर्स्ट लाइन ड्रग है दोस्तों, वो पहली बात तो ये कि वो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करी जाती है। फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर है? और सेकंड लाइन जो ड्रग होती है वो लेस कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मोर साइड इफ़ेक्ट। जो सेकंड लाइन वाली ड्रग होती है इनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की, कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसको याद करने की जो ट्रिक होगी फर्स्ट लाइन ड्रग की वो है रिप्स, RIPES। जो फर्स्ट लाइन की ड्रग होगी वो कौन कौन सी होगी? RIPES। और यहाँ R का मतलब होता है दोस्तों रिफाम्पिसिन, और I से मतलब होता है आइसोनियाजाइड, P से होता है दोस्तों पायराजिनामाइड, ठीक है। और E से होता है इथाम्ब्यूटोल, E से होगा इथाम्ब्यूटोल। और लास्ट वन S का मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है सभी को? तो हम एटीटी ड्रग्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उनको हम याद करने की जो ट्रिक होगी वो कौन सी है? RIPES, रिप्स। जहां R का मतलब होता है दोस्तों रिफाम्पिसिन, I से मतलब होगा आइसोनियाजाइड, P से होता है पायराजिनामाइड, E से होगा इथाम्ब्यूटोल एंड S से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपको दो सवाल बता देता हूँ। यहाँ आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, ऑल ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल, ऑल एटीटी ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल। जितनी भी एटीटी ड्रग होगी वो कैसी होगी? बैक्टीरियोसिडल। एक्सेप्ट ऑल ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, यानी जितनी भी एटीटी ड्रग्स है वो कैसी है? बैक्टीरियोसिडल, बट एक को छोड़कर। और वो कौन सी ड्रग है? तो आंसर देना होता है हमें इथाम्ब्यूटोल, यानी इथाम्ब्यूटोल जो है वो बैक्टीरियोसिडल नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? तो इसका जवाब होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ऑल एटीटी ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, आंसर जाएगा दोस्तों इथाम्ब्यूटोल। और इथाम्ब्यूटोल क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी ये क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को रोकती है, उनको इनहिबिट करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल की जो ग्रोथ होगी उसको ये इनहिबिट करने का काम करेगी। क्लियर है? और बैक्टीरियोसिडल का मतलब होता है कि ये ड्रग्स क्या करती है? ये बैक्टीरियाज को किल करने का, उनको मारने का काम करती है। तो पहला सवाल था कि ऑल एटीटी ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, आंसर क्या देना होता है? इथाम्ब्यूटोल। और इथाम्ब्यूटोल क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल एटीटी ड्रग्स आर गिवन बाई ओरली या ओरल रूट, गिवन बाई
ओरली या ओरल रूट एक्सेप्ट जितनी भी एटीटी ड्रग्स होगी वो ओरल रूट से दी जाएगी एक को छोड़कर। और वो ड्रग्स कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर बाकी जितनी भी एटीटी ड्रग्स होगी वो कौन से रूट से दी जाएगी? ओरल रूट से। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कौन से रूट से दी जाती है? IM रूट से। क्लियर है दोस्तों? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो IM रूट से दी जाएगी और इसको छोड़कर बाकी जितनी भी एटीटी ड्रग्स होगी वो ओरल रूट से दी जाएगी। और एक बात और बता दूं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड होते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो कौन सी है? अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑलवेज IM रूट से दिए जाते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आया तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब रिफाम्पिसिन की। जो हमारी पहली ड्रग्स है उसका नाम है रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स होती है दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो है 450 mg। रिफाम्पिसिन की जो डोज होती है दोस्तों वो कितनी होगी? 450 mg। रिफाम्पिसिन की जो डोज है वो है 450 mg। और मैंने आपको बताया कि इट इज़ द बैक्टीरियोसिडल। अभी हमने एक सवाल डिस्कस किया था कि ऑल एटीटी ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, तो उसमें आंसर दिया था इथानब्यूटोल का। तो हमारी जो रिफाम्पिसिन है वो कैसी होगी? बैक्टीरियोसिडल। एंड एक सवाल और बताया था मैंने कि ऑल ड्रग्स आर गिवन बाय ओरल रूट एक्सेप्ट, तो उसका आंसर दिया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमारी रिफाम्पिसिन का जो रूट है वो कैसा होगा? ओरल रूट। क्लियर है? उसके अलावा जो रिफाम्पिसिन होती है दोस्तों इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी। जो रिफाम्पिसिन है वो टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा यदि इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। यानी जो हमारी रिफाम्पिसिन होती है दोस्तों वो टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टीबी के अंदर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करें दोस्तों टीबी के साइड इफेक्ट की, रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट की। तो रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है, एक न्यूमोनिक है, और वो न्यूमोनिक है दोस्तों रिफाम्पिसिन। यानी रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट भी क्या होने वाला है? रिफाम्पिसिन। अब यहाँ R का मतलब होता है दोस्तों RNA सिंथेसिस डिक्रीज। I से होता है दोस्तों इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। F से मतलब होता है दोस्तों फ्लू लाइक सिंड्रोम। A से होता है दोस्तों अब्डोमिनल सिंड्रोम। M से होता है दोस्तों मेक ऑरेंज या फिर रेड कलर ऑफ यूरिन। P से होता है पल्मोनरी सिंड्रोम या फिर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। यानी जो रिफाम्पिसिन है वो प्रेगनेंसी में भी यदि टीबी हो जाए तो उसमें भी हम दे सकते हैं। उसके बाद में I से होता है दोस्तों इंड्यूसर फॉर नाउ। C से मतलब होता है दोस्तों क्यूटेनियस सिंड्रोम या कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर। I से मतलब होता है INR डिस्टर्बेंस
INR डिस्टर्बेंस। एंड एन का मतलब होता है दोस्तों नेवर गिवन नेविरापाइन, नेवर गिवन विद नेविरापाइन, नेविरापाइन। क्लियर है? तो हमने क्या साइड इफेक्ट पढ़े हैं? हम यहाँ पे रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, कि रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, और इनको याद रखने का जो न्यूमोनिक है मैंने बताया कि रिफाम्पिसिन ही इसके साइड इफेक्ट होंगे। अब आर से होता है RNA सिंथेसिस डिक्रीज, यानी RNA का जो सिंथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और RNA का सिंथेसिस यदि डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होने वाला है, हमारी सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। उसके बाद में आई से आता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब सभी को पता होगा जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है वो किडनी की एक डिजीज़ होती है, मतलब किडनी के अंदर जो स्पेस होता है उसका इन्फ्लामेशन कहा जाता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को। क्लियर है? एफ से होता है फ्लू लाइक सिंड्रोम। फ्लू का मतलब जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम वगैरह, हेडेक होना, वो क्या कहलाता है? फ्लू लाइक सिंड्रोम। तो रिफाम्पिसिन की वजह से हमें फ्लू लाइक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में है ए से होता है दोस्तों अब्डोमिनल सिंड्रोम, यानी अब्डोमिनल के कुछ सिंड्रोम सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किसी को अब्डोमिन में स्पाज्म आ रहा है, किसी को अब्डोमिन में पेन आ रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एम से होता है मेक ऑरेंज या रेड कलर ऑफ यूरिन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ TB। rifampicin, this is the most common side effect of TB, most common side effect of TB। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है कि रिफाम्पिसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या है? मेक ऑरेंज या रेड कलर ऑफ यूरिन। या फिर इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी ATT ड्रग है जिसको लेने के बाद में पेशेंट में आपको ऑरेंज कलर यूरिन देखने को मिलेगा या रेड कलर यूरिन देखने को मिलेगा। तो हमें आंसर देना होता है रिफाम्पिसिन। उसके बाद में है पल्मोनरी सिंड्रोम। ठीक है, पल्मोनरी सिंड्रोम का मतलब है कि जो लंग्स है उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कफिंग है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। और मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि यदि कोई व्यक्ति रिफाम्पिसिन ले रहा है और उस व्यक्ति में डिस्निया अपीयर हो जाए, यदि उस व्यक्ति में डिस्निया अपीयर हो जाए, यदि वो पेशेंट डिस्निया की कंप्लेंट करता है, तो हमें रिफाम्पिसिन को स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप द ड्रग, इमीडिएटली स्टॉप द ड्रग। यदि कोई व्यक्ति रिफाम्पिसिन पे है, रिफाम्पिसिन ले रहा है और वो व्यक्ति डिस्निया की कंप्लेंट करे, तो हमें क्या करना होगा? स्टॉप द ड्रग। क्लियर है सभी को? उसके अलावा P से ही होता है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो रिफाम्पिसिन जो है वो TB के प्रेगनेंसी के अंदर यदि TB होती है तो उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट है आई का मतलब होता है दोस्तों इंड्यूसर फॉर नाउ, इंड्यूसर फॉर नाउ। अब नाउ का मतलब क्या होता है? तो N से होता है दोस्तों नेविरापाइन, नेविरापाइन जो एक हमारी जो एड्स होती है उसकी ड्रग्स होती है नेविरापाइन। O से होता है OCP, O से क्या होता है? OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और W से होता है दोस्तों वारफेरिन, W से होगा वारफेरिन। यानी जो रिफाम्पिसिन है वो इन तीन ड्रग्स के लिए क्या है? एंजाइम इंड्यूसर है। ये रिफाम्पिसिन जो है वो इन तीन ड्रग्स के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम रिफाम्पिसिन भी ले रहे हैं और साथ में इनमें से कोई ड्रग्स ले रहे हैं, या तो नेविरापाइन ले रहे हैं या OCP या वारफेरिन, तो रिफाम्पिसिन इंड्यूसर का काम करेगी। मतलब यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप रिफाम्पिसिन भी ले रहे हो या फिर OCP ले रहे हो, तो ये क्या करती है? OCP का इफेक्ट तो कम कर देती है और अपना इफेक्ट इंड्यूस कर देती है, मतलब अपना इफेक्ट बढ़ा देती है। तो अगर आप रिफाम्पिसिन ले रहे हो या OCP ले रहे हो तो वहाँ पे OCP अपना काम नहीं करेगी और रिफाम्पिसिन इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होने लगेगा। तो ये तीन ड्रग्स के लिए क्या होती है? इंड्यूसर होती है। तो कभी भी रिफाम्पिसिन के साथ हम ये ड्रग्स नहीं देंगे, ना तो हम वारफेरिन देंगे, ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, ना नेविरापाइन देंगे। उसके बाद में C से होता है क्यूटेनियस सिंड्रोम।
यानी स्किन रिलेटेड हमें सिंड्रोम दिखाई देंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे। और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर, ये मैंने आपको बता दिया कि रिफाम्पिसिन के साथ हम OCP नहीं लेते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये इंड्यूसर होगी, ये इनका इफेक्ट तो कम कर देगी और अपना इफेक्ट बढ़ा देगी। उसके बाद में आई से है INR डिस्टर्बेंस। INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, तो ये इसके अंदर भी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। एंड N इसका मतलब हो गया नेवर गिवन विद नेविरापाइन, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि नेविरापाइन के साथ हमें रिफाम्पिसिन नहीं लेनी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ATT की पहली ड्रग के बारे में डिस्कस किया है, जिसका नाम है दोस्तों रिफाम्पिसिन। और रिफाम्पिसिन की जो डोज होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 450 mg। उसके बाद में जो रिफाम्पिसिन होती है वो कैसी ड्रग है? बैक्टीरियोसिडल है, यानी ये क्या करती है? ये RNA का सिंथेसिस डिक्रीज करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करती है। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन जो है वो बैक्टीरियोसिडल है एंड इट इज़ गिवन बाई ओरल रूट। तो रिफाम्पिसिन होगी वो ओरल रूट से दी जाएगी। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। जो रिफाम्पिसिन होती है वो TB की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, या फिर इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। फिर उसके बाद में हमने इसके साइड इफेक्ट पढ़े। साइड इफेक्ट में मैंने कहा कि रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट भी क्या है दोस्तों? रिफाम्पिसिन, इट इज़ द न्यूमोनिक फॉर रिफाम्पिसिन। जहाँ R से मतलब होता है RNA सिंथेसिस, तो RNA का सिंथेसिस नहीं होगा, जिस वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। I से होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पेस ऑफ किडनी, जो किडनी में स्पेस पाए जाते हैं उनका इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। F से होता है फ्लू लाइक सिंड्रोम, जिससे कॉमन कोल्ड हो गया है, जुकाम है या हेडेक है, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। ए से होता है एब्डोमिनल सिंड्रोम, जैसे एब्डोमिनल स्पाज्म है, पेन है, ये सब देखने को मिलेगा। एम से होता है मेक ऑरेंज रेड कलर ऑफ यूरिन एंड इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ सवाल आता है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन, या फिर वो कौन सी ATT ड्रग है जिसके साथ आपको यूरिन का कलर ऑरेंज या रेड देखने को मिलेगा। तो हमें आंसर देना होता है रिफाम्पिसिन। उसके बाद में P से होता है दोस्तों पल्मोनरी सिंड्रोम, लंग से रिलेटेड आपको सिंड्रोम दिखाई देंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके बारे में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल बताया कि यदि पेशेंट रिफाम्पिसिन पर है और डिस्निया की कंप्लेंट करता है तो हमारा एक्शन क्या होगा? हमें ड्रग्स को स्टॉप कर देना है। उसके अलावा इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इन TB। यदि प्रेगनेंसी में यदि TB हो जाती है किसी को, तो उस कंडीशन में भी हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं? रिफाम्पिसिन। उसके बाद में है आई का मतलब होता है इंड्यूसर फॉर नाउ, मतलब नाउ के लिए ये क्या काम करती है? इंड्यूसर का, यानी इन तीनों का इफेक्ट तो ये कम कर देगी और अपना इफेक्ट बढ़ा देगी। अब एन से मतलब होता है नेविरापाइन, O से होगा OCP और W से होता है वारफेरिन, यानी इन तीनों ड्रग्स के साथ हम कभी भी रिफाम्पिसिन नहीं देते हैं। फिर C से होता है क्यूटेनियस सिंड्रोम, यानी हमें स्किन से रिलेटेड सिंड्रोम या सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर, मतलब अगर रिफाम्पिसिन के साथ हम OCP ले रहे हैं तो वो इसको फेल कर देगी। क्लियर है? I से होता है INR डिस्टर्बेंस, यानी जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो होता है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल है N, जिसका मतलब होता है नेवर गिवन विद नेविरापाइन। तो नेविरापाइन के साथ इस ड्रग्स को कभी भी नहीं देना होता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने ATT ड्रग के अंदर जाना कि RIPES से हम इसको याद कर सकते हैं, जहाँ R से मतलब होता है रिफाम्पिसिन। अब बाकी जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट फर्दर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।